हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने मेवाड़ के घुरिद वंश को स्टार्ट किया था। उसके कुछ राजाओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। जैसे हमने पहले रावल शाखा को पढ़ा था, उसके बाद राणा शाखा में राणा हमीर के बारे में पढ़ा था। राणा हमीर के बाद राजस्थान अध्ययन की बुक में महाराणा लाखा के बारे में बता रखा है। महाराणा लाखा 1382 से 1421 इनका शासनकाल है। मतलब 1382 यानी 1382 मतलब 82 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। राणा लाखा का विवाह मारवाड़ के रणवल की बहन हंसाबाई से हुआ था और इस शर्त के साथ हुआ था कि हंसाबाई का पुत्र मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। इसमें मतलब कोई स्टोरी है कि बोलते कि मतलब जो विवाह है ना, विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ था, लेकिन परिस्थिति वश मतलब लाखा के साथ हो गया। ऐसा बोलते हैं कि रिश्ता आया तो चूड़ा के लिए था, लेकिन विवाह हो किसके साथ किया, लाखा के साथ हो गया था। और इस शर्त के साथ हुआ था कि जो हंसाबाई है ना, ये रणमल की बहन हंसाबाई, इसका जो पुत्र होगा ना वही क्या बनेगा, मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। यानी नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, हंसाबाई का पुत्र बनेगा। अब जो चूड़ा है ना, ये लाखा का पहले से योग्य पुत्र था, तो योग्य चूड़ा को राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा। यानी जो चूड़ा था, ये योग्य था, इसको क्या हो गया, राज्य अधिकार छोड़ना पड़ा। इसी कारण चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। राजस्थान का भीष्म पितामह किसको बोलते हैं, चूड़ा को बोलते हैं। यानी चूड़ा जो है ना, वो राजस्थान का भीष्म पितामह है। और राणा लाखा के काल में ही ना जावर माइंस में जावर की खोज हुई थी, और जावर माइंस में चांदी व सीसा अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ था, जिससे मतलब उस समय ना आर्थिक समृद्धि बढ़ी थी। यानी वहां पे मतलब आर्थिक समृद्धि बढ़ी, पैसा वैसा ज्यादा बढ़ा था राणा लाखा के काल में। इसे शायद तक स्वर्ण काल बोल सकते हो आप। और पिच्छू बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण भी राणा लाखा के काल में करवाया था। तो राणा लाखा के काल क्या सबसे इम्पोर्टेंट है कि राणा लाखा के काल में एक तो जावर माइंस मिली थी, जहाँ से चांदी और सीसा का खनन होता था, और एक बिच्छू बंजारे ने मतलब पिछोला झील का निर्माण करवाया। ये भी राणा लाखा के काल में ही हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो अभी यहाँ शर्त क्या थी आपको बताइए। शर्त है कि हंसाबाई का पुत्र जो होगा ना, मतलब राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र, ये लाखा और हंसाबाई का पुत्र है ना, वो क्या बनेगा, अगला राजा बनेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है ना, ये है महाराणा मोकल। ये जो मोकल है ना, ये राणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र है। यानी महाराणा तो मतलब राणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र मोकल, ये अल्प आयु में ही शासक बन गया था। मतलब छोटी सी उम्र में ही शासक बना था। तो इसका संरक्षक कौन बना था, चुंडा बना था इसका संरक्षक, इसका बड़ा भाई चुंडा, ये इसका संरक्षक बना। तो हंसाबाई है ना, हंसाबाई ये चुंडा पर शक भी संदेह करती करती इस कारण चुंडा मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। मतलब मोकल है, इसका संरक्षण चुंडा बना था, तो हंसाबाई को लगता था कि कहीं ये चुंडा राज्य ना अड़क लगा, इसलिए इस पर शक करती थी। इस शक की वजह से चुंडा राज्य छोड़कर चला जाता है। राज्य छोड़कर कहाँ चला जाता है, मांडू चला जाता है। और मोकल मतलब मोकल की जो संरक्षिका वगैरह जो है वो कौन बनती है, हंसाबाई, और इसका भाई रणमल बनता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे जिलवाड़ा। जिलवाड़ा का युद्ध हुआ था, या मतलब ये गुजरात के अहमद शाह का आक्रमण हुआ था, इस वजह से जिलवाड़ा के अंदर रुके हुए थे ये मोकल वगैरह। तो जिलवाड़ा राजसमंद के अंदर है। 1433 के अंदर चाचा व मेरा ने मेहपा बवार के साथ मिलकर मोकल की हत्या कर दी। यानी चाचा और मेहरा ने मेहपा पवार है, इसके साथ मिलकर इस राणा मोकल की कर दी थी, हत्या कर दी थी। कब करी थी, 1433 में करी थी, और जिलवाड़ा नामक जगह पे करी थी। और इस समय वहां पर ये गुजरात के अहमद शाह के आक्रमण की वजह से वहां गए हुए थे। फिर नेक्स्ट है मोकल का बेटा रहेगा महाराणा कुंभा। इसका शासनकाल है 1433 से 1468 में 68 तक। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 में शासक बना। यानी मोकल का बेटा कुंभा ये 1433 में शासक बनता है। सबसे पहले मतलब जो कुंभा ये शासक बनते ही सबसे पहले क्या करता है, राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित करता है। यानी जो राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव, मतलब ये जो हंसाबाई का जो भाई था ना रणमल, इसका प्रभाव था मतलब मेवाड़ के ऊपर। तो सबसे पहले उसको हटाया मतलब है कि रणमल को मतलब उसकी दासी भारमली के द्वारा जहर दिलवा दिया था, जिसकी वजह से रणमल की क्या हो गई थी, मतलब कुर्मिला के रणमल की हत्या करवा दी थी।
तो हट गया था यहाँ से, और उसका जो बेटा था वो यहाँ से भाग गया था। मतलब जोधा उसका बेटा था रणमल का, तो वो यहाँ से भाग गया था। सबसे पहला काम इन्होंने यही किया, राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर दिया और मेवाड़ी सामंतों का विश्वास क्या कर दिया, अर्जित किया। और कुंभा ने चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। यानी मेन कौन कौन सी जगह, दो, एक तो चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। उसके बाद सबसे मतलब इंपॉर्टेंट युद्ध है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। ये युद्ध हुआ था राणा कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच में हुआ था। कुंभा तो मेवाड़ के थे और ये महमूद खिलजी फर्स्ट ये मालवा के थे। इन दोनों के बीच में सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 के अंदर। यहाँ पे महमूद खिलजी फर्स्ट है ना, ये तो क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। और ये कुंभा क्या करता है, इनको पराजित करके इनको क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है। इन्हें पराजित कर बंदी बना दिया जाता है महमूद खिलजी फर्स्ट को। और इस विजय के उपलक्ष्य में, यानी सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। यानी विजय स्तंभ का निर्माण सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में मतलब राणा कुंभा ने करवाया। इसके बाद क्या है, ये नागौर है ना, नागौर के उत्तराधिकारियों को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ था। मतलब नागौर के अंदर उत्तराधिकारियों के बीच में युद्ध चल रहा था, तो शायद कोई मेवाड़ के पास आ गया होगा शरण लेकर, और एक शायद गुजरात के पास चला गया था। इस वजह से दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इसमें गुजरात की क्या होती है, पराजय होती है। उसके बाद 1453 के अंदर 1453 में क्या होता है कि ना, ये कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर को छीन लिया। यानी वही मैंने कहा ना, मारवाड़ रणमल हंसा भाई है ना, उसके भाई रणमल को तो मरवा दिया था। उसका बेटा जोधा था, वो उसके पास मंडोर था, तो मारवाड़ से मंडोर को छीन लिया था कुंभा ने 1453 के अंदर। फिर इसके बाद में दोनों में, यानी जो अपने मेवाड़ और मारवाड़, देखो मेवाड़ में तो कौन था, कुंभा, मारवाड़ का कौन था, जोधा। इन दोनों के बीच में संधि होती है, जिस संधि का नाम क्या है, आवल बावल की संधि। ये आवल बावल की संधि कब होती है, 1453 के अंदर होती है। और ये संधि बोलते हैं कि हंसाबाई की मध्यस्थता में हुई थी। हंसाबाई ने दोनों के बीच में संधि करवाई थी। और इसमें मतलब कहता है ना, मतलब आवल ये पेड़ों के नाम है कि आवल तक और बावले मतलब भोले तक, यहाँ से मतलब मेवाड़ की और मारवाड़ की सीमा के बारे में बात करते हैं। देखो मतलब ये कुंभा है ना, इसका बेटा राइमल और जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर, इन दोनों का क्या कर देते हैं, विवाह कर देते हैं इस संधि के तहत। तो मतलब इसमें क्या है कि अपने पुत्र राइमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी श्रृंगार कंवर से किया था। यानी आवल बावल की संधि के तहत राइमल है ना, उसका विवाह किसके साथ कर दिया, श्रृंगार कंवर के साथ कर दिया। और राइमल कौन है, राइमल कुंभा का बेटा है। श्रृंगार कंवर कौन है, ये जोधा की बेटी है, यानी मारवाड़ की राजकुमारी है। ये संधि कब हुई थी, ये 1453 के अंदर हुई थी, आवल बावल की संधि। नेक्स्ट है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि ये 1456 में कुंभा के विरुद्ध होती है। देखो महमूद खिलजी फर्स्ट इसको सारंगपुर के युद्ध में हरा देता है कुंभा, और कुतुबुद्दीन गुजरात वाला है, इसको नागौर के उत्तराधिकारी संघर्ष में हरा देता है। तो दोनों यानी महमूद खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ये महमूद खिलजी मालवा का है, कुतुबुद्दीन गुजरात का है। दोनों आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि कुंभा के खिलाफ लड़ेंगे। मतलब दोनों मिलकर कुंभा पर आक्रमण कर उसे हराकर उसका राज्य बांट लेंगे। इस मतलब शर्त के साथ चंपानेर की संधि करता है। और चंपानेर की संधि कब हुई, 1456 के अंदर हुई। तो क्या करते दोनों, ये मतलब मालवा और गुजरात, तो 1457-58 मालवा व गुजरात के शासकों ने मिलकर कुंभा पर आक्रमण कर दिया। लेकिन दोनों ने मिलकर आक्रमण तो किया चंपानेर की संधि के तहत, लेकिन कुंभा की कूटनीति से दोनों में मतभेद हो गया। मतलब कुंभा ने कूटनीति अपने दोनों के अंदर क्या डाल दी, मतलब फूट डाल दी, उन्हें मतभेद उत्पन्न कर दिया। इस कारण उन्हें ना सफलता नहीं मिली। यानी ये मालवा और गुजरात के दोनों राजाओं ने चंपानेर की संधि के विरुद्ध मतलब इस पे कुंभा पे आक्रमण किया, लेकिन कुंभा ने क्या कर दिया, दोनों में मतभेद उत्पन्न कर दिया। इस वजह से दोनों को क्या हुई, सफलता नहीं मिली। और कुंभा के बारे में क्या है, कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। यानी मेवाड़ में जो दुर्ग है ना, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने करवाया। और इस बारे में एक कवि राजा श्यामल दास अपनी वीर विनोद रचना है इसकी। कवि राजा श्यामल दास की रचना क्या है, वीर विनोद। वीर विनोद में कहते हैं कि कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। यानी 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने करवाया। ये कौन कहता है, कवि राजा श्यामल दास कहते हैं। और किसमें लिखी हुई है ये बात, वीर विनोद के अंदर लिखी हुई है।
अब दुर्ग कौन कौन से हैं, तो देखो राजस्थान अध्ययन की बुक में 3 दुर्गों के बारे में लिखा हुआ है। सिरोही, अब देखो सिरोही का तो बसंतगढ़, अचलगढ़ और कुंभलगढ़, ये प्रसिद्ध दुर्गों के बारे में बता रखा है। सिरोही का ये अचलगढ़ भी सिरोही के अंदर ही है और ये बसंतगढ़ भी सिरोही के अंदर ही है। ये कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। अब देखो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है, मंडन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में भी आता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है, मंडन है। और क्या क्या निर्माण कार्य करवाया दुर्गों के अलावा उसने, कुंभा ने, तो कुंभा का निर्माण कार्य चित्तौड़ में कुंभ शामी मंदिर फिर श्रृंगार चौरी का मंदिर का निर्माण करवाया। इन चित्तौड़ के अंदर कुंभ शामी मंदिर और श्रृंगार चौरी का निर्माण किसने करवाया, राणा मतलब कुंभा ने करवाया। और एक लिंग जी का विष्णु मंदिर, एक लिंग जी का विष्णु मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया, कुंभा ने करवाया। और रणकपुर के जैन मंदिर, ये भी कुंभा के काल में ही बने थे, यानी कुंभा के शासन काल में धनक शाह ने इनका निर्माण करवाया। ये जैन मंदिर है, इनका निर्माण भी किसके काल में हुआ था, कुंभा के काल में हुआ था। यानी कुंभा के काल में कुंभ शामी मंदिर चित्तौड़ के अंदर है, श्रृंगार चौरी का मंदिर ये भी चित्तौड़ में है, एक लिंग जी का मंदिर और रणकपुर के जैन मंदिर ये पाली के अंदर है। ये सारे निर्माण किसने करवाए, कुंभा ने करवाए, यानी कुंभा के शासनकाल में हुए। कुंभा विद्वान एवं विद्या अनुरागी शासक था, यानी विद्वान था और विद्या अनुरागी शासक था, यानी विद्या के बारे में काफी कुछ जानता था। इसके बारे में कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य में, यानी कान्हा व्यास की एक रचना है जिसका नाम है एकलिंग महात्म्य। इसके अंदर लिखा हुआ है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति में रुचि रखता था। यानी जो कुंभा था ना, वे वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति इन सब में क्या रखता था, रुचि रखता था। और ये बोलते हैं कि कुंभा शायद वीणा भी बजाता था, यानी संगीत में भी उसकी रुचि थी, तो बहुत अच्छा विद्वान था कुंभा। और कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध, ये कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। कौन कौन से हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूद प्रबंध। और कुंभा ने कुछ टीकाएं लिखी थी, ये गीत गोविंद पर टीका और संगीत रत्नाकर पर टीका और चंडी शतक की व्याख्या। ये चंडी शतक है ना, ये बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट की रचना का नाम क्या है, चंडी शतक है। और चंडी शतक की व्याख्या यहाँ पे कह सकते हैं, इस पे टीका किसने लिखी थी, कुंभा ने लिखी थी। यानी कुंभा ने 3 टीका लिखी है, गीत गोविंद पर टीका, संगीत रत्नाकर पर टीका और चंडी शतक पर टीका या इसकी व्याख्या करी थी। यानी इसके महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट भी है, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूद प्रबंध। और ये एकलिंग जी मतलब ये कान्हा व्यास द्वारा रचित ग्रंथ एकलिंग महात्म्य में कुंभा के बारे में कहा गया है, ये भी हमें याद रखना है। और क्या है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना ये किसने करी थी, ये कुंभा के काल में कवि अत्रि और महेश ने करी थी। अत्रि और महेश ने किसकी रचना करी थी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना करी थी। और कुंभा की उपाधि, यानी कुंभा को क्या क्या बोलते थे, तो कुंभा को महाराजाधिराज, राव राय, हाल गुरु, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, इन्हें सारे गुरु बोलते थे। यानी महाराजाधिराज बोलते थे, राव राय बोलते थे, हाल गुरु बोलते पर्वतों पे चढ़ के से मतलब लड़ाई वड़ाई करता था, इस वजह से बोलते हैं। तो हाल गुरु, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु बोलते हैं। इन्हें अभिनव भट्टाचार्य बोलते हैं। ये संगीतज्ञ होने की वजह से इनको क्या बोलते हैं, अभिनव भट्टाचार्य बोलते हैं। और हिंदू सुल्तान, ये दोनों इंपॉर्टेंट उपाधियां इनकी। हिंदू सुल्तान, हिंदुओं का रक्षक होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, हिंदू सुल्तान बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मतलब उपाधियां सारी, कोई भी उपाधि पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। और ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वाला क्वेश्चन भी काफी बार आ रखा है, अत्रि और महेश ने करी थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना। इसके बाद है कुंभा को अपने जीवन के अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था। यानी कुंभा के जो लास्ट समय चल रहा था उस समय कुंभा को कौन सा रोग हो गया था, उन्माद रोग हो गया था। और कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने 1468 में कुंभलगढ़ में की थी। कहते हैं कि कुंभा की हत्या उसका बेटा है उदा, उस उदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर 1438 के अंदर कर दी थी। इसीलिए इस उदा को बोलते हैं मेवाड़ का पितृहंता बोलते हैं। यानी अपने पापा को मारने में, पिता को मारने वाले को अपन क्या बोलते हैं, पितृहंता। तो मेवाड़ का पितृहंता कौन होगा, उदा हो जाएगा। ठीक है, यानी इस कुंभा की हत्या कब हो गई थी, 1468 में कुंभलगढ़ में हो गई थी। थैंक यू। यहाँ कुंभा पूरी तरह खत्म हो गया। नेक्स्ट शासक अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इस क्लास की आपको PDF चाहिए तो इसी मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, ज्वाइन करके आप वीडियो ले सकते हैं। थैंक यू।